जी, मेरा नाम मुकरम सुल्तान सहू है और आज हमारे इंग्लिश एसे सेशन की 3rd वीडियो है। जो लोग आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैंने कहा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इससे पहले जो हमारी वीडियो पहली और जो सेकंड वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हम लोगों ने एसे की डिकोडिंग देखी थी कि कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एक एसे को डिकोड करते हो। साथ हम लोगों ने देखा था कि आप आउटलाइन कैसे लिखते हो, एक एसे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। वो वीडियोस मेरे पेज पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उनको कंसल्ट कर सकते हैं। टुडे वी वुड बी डूइंग हाउ टू राइट इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन आफ्टर द आउटलाइन। जो दूसरी चीज़ होती है जिस पे आपका एग्जामिनर आपको जज करता है और इनकरेज भी हो सकता है आपका ऐसे देखकर और डिस्करेज भी हो सकता है और आपको जो 40 का थ्रेशोल्ड लेवल है उससे नीचे फेंक सकता है, वो आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होती है। ऐसे के जो इंट्रोडक्शन होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है दैट इज द ग्रैबर। इसको अटेंशन ग्रैबर भी कह सकते हो, इनिशिएटर भी कह सकते हो। इससे आपने बात को इनिशिएट करना होता है, ठीक है। इस पे देखते हैं कि हाउ यू वुड बी ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ योर एग्जामिनर। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन। नंबर 1 एंड माय फेवरेट वे इज anecdote. Then we can initiate our topic with facts and figures. Then we can also crack some jokes. Some people start their essays with quotations. And then there is we can say an orthodox way of starting your essay directly. I'll give some examples. For example, अगर आप क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लिख रहे हो, अब ये भी वेरी करता है फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। कुछ टॉपिक्स पे कुछ पर्टिकुलर जो स्टाइल होता है वो ज़्यादा उसको अपील कर रहा होता है। क्लाइमेट चेंज पे सपोज आप टॉपिक क्लाइमेट चेंज पे लिख रहे हो तो विल स्टार्ट के जी पाकिस्तान जो है वो 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है या 3rd मोस्ट है टू द वाटर स्कार्सिटी। देन यू विल एक अपनी जो है ना बात शुरू करोगे जिसे उर्दू में कहते हैं तहमीद बांधोगे। उसके बाद अगले पार्ट पे आओगे जो हम अभी डिस्कस करते हैं। एनेक्डोट से स्टार्ट करना है। सपोज कोई रेवोल्यूशन पे टॉपिक है, आपने एनिमल फॉर्म रीड की हुई है जॉर्ज ऑरवेल की, आप लिखोगे कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म में उनका एक जो रेवोल्यूशन जो कि उस फॉर्म पे आया था, एनिमल फॉर्म पे जो पिग्स लेकर आए थे, नेपोलियन की वजह से वो फेल हुआ और जो उन्होंने कमांडमेंट्स थी वो लोग उसको फॉलो ना कर सके एंड सो। तो इस वे में आपने ये टॉपिक स्टार्ट किए। जोक्स की अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज आप टॉपिक लिख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो आप बता सकते हो कि देयर वाज एक जोक पब्लिश हुआ था 90s में एक इंटरनेशनल मैगजीन में कि जी वी आर हायरिंग अ डॉग एंड अ मैन इन आवर फैक्ट्री। वी आर हायरिंग अ डॉग टू फीड वी आर हायरिंग अ मैन टू फीड दैट डॉग एंड वी आर हायरिंग अ डॉग टू कीप अवे द मैन फ्रॉम द फैक्ट्रीज। तो ये आपका स्टांस आपको उस साइड पे एग्जामिनर को आइडिया दे रहा है। ये जो जोक था छोटा सा कि जी यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो जी ये आपका पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का ग्रैबर। कभी भी आपका ग्रैबर 5 से 6 लाइनें या कम से कम 4 से 5 लाइन्स, इससे ना ज़्यादा हो ना कम हो। मैंने अभी कई एस्पायरेंट्स के जब एसेस चेक किए हैं तो उन्होंने पूरा पेज ही ग्रैबर पे लिखा हुआ है। नहीं, इट इज़ जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर कि आप उसको बताओ कि जी ये मेरी वर्थ है। दैट्स हाउ आई विल कनेक्ट माई इनिशिएटर with my whole stance. सेकेंड आपके पास इसका पार्ट आता है दैट इज योर स्टांस। अब स्टांस को मिक्स नहीं करना, स्टांस लिख लो और थीसिस या थीसिस, इसको मिक्स नहीं करना विद दैट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट जो लिख दिया इट्स डिफरेंट। इसका मतलब है कि आप जिस
साइड को सपोर्ट कर रहे हो। सपोज टॉपिक है क्लाइमेट चेंज या मिथ और रियलिटी, आप मिथ वाली साइड पे हो तो बताओगे। इनिशिएट करने के बाद इनिशिएटर को, यानी कि जो मैंने आपको बताया वेज, उन चीजों को अपने स्टांस के साथ कनेक्ट करोगे। सपोज मैंने एनेक्डोट से स्टार्ट किया, तो मेरी जो एनेक्डोट होगी वो इस स्टांस के साथ हर सूरत हाल में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसी स्टांस की क्लैरिटी से एग्जामिनर आपको ये भी जज करता है कि जिसके जो थॉट्स हैं, जो मैंने आगे इसका ऐसे पूरा चेक करना है क्या उनमें क्लैरिटी होगी। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है ना, इसको आपके ऐसे की एनाटॉमी भी कहा जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पे आपका पूरा ऐसे स्टैंड करेगा। थर्ड पार्ट है आपके पास डाटा समरी। आपने इनिशिएट किया, सपोज 6 लाइंस में आपने इनिशिएट किया, 7 में किया, सपोज 6-7 में आपने इनिशिएट किया, आपने स्टांस अपना थीसिस बताया 3 से 4 लाइंस में। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू समराइज योर होल आउटलाइन। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि उसमें जो आपने सीक्वेंस रखना है वो वही रखना है जो आपने आउटलाइन में लिखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वर्ड्स आपने वहां फेंके, सपोज आपने वहां पे लिखा कोई पॉलिटिक्स पे टॉपिक लिख रहे हैं तो आपने द क्वागमायर ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर का सपोज वहां पे जो है वर्ड यूज किया हुआ है तो सेम वर्ड आप यहां यूज करोगे। नो, इट्स अगेन डिपेंड करेगा आपकी इंटेलिजेंस पे कि आप उस टॉपिक को समराइज कैसे करोगे। तो जी ये होता है, आप इंट्रोडक्शन लिखते हो और आमतौर पे इंट्रोडक्शन में यू गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सपोज अगर कोविड पे कोई बात है तो ग्लोबली बात करते करते उसको अपने रीजन पर लाओगे, जो हमने अपने पहले और दूसरे टॉपिक में भी बात किया था कि आप जनरल टू स्पेसिफिक अपनी टेक्निक यूज करते हो। सेम इज ट्रू फॉर कंक्लूजन। अगेन यू नीड सम अटेंशन ग्रैबर, लेकिन इसमें ध्यान रखना अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल रहे हो तो ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो जिनका पहले जिक्र नहीं हुआ, बिकॉज कंक्लूजन कभी भी ऐसे से डिफरेंट नहीं होता। दूसरा, इसमें जो लोग मिस्टेक करते हैं वो कंक्लूजन में सजेशंस दे देते हैं। नहीं, सजेशंस के लिए आप सेपरेट पार्ट होता है आपका, ठीक है। तो कंक्लूजन जब आप लिखोगे यू नीड सम इनिशिएशन। इसमें कोशिश करो कोई प्रोवर्ब्स यूज कर लो इस वे में कि वो कनेक्ट हो जाएं। देन आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट इज अगेन वही आपने समराइज करना है अपनी आउटलाइन को, बट यहां पे दोबारा वही ध्यान रखना रिडंडेंसी ना हो जाए। ये ना हो कि आपका जो टॉपिक था वो रिडंडेंट हो जाए पूरा, ऐसे आपका जो है यहाँ पे आके आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दें कि जो पॉइंट्स आपने समराइज किए थे, जिस वे में पॉइंट किए थे वही एज इट इज उठा के आपने कंक्लूड कर दिए। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसने वही पॉइंट जो इंट्रोडक्शन में इसने 10-12 लाइंस के बाद जिस वे में इसने समराइज करना शुरू किया था, इसने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। इसमें 2 वेज होते हैं। नंबर 1 कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है और आपकी स्किल्स इतने अगर हैं डेवलप कि आप वही इंट्रोडक्शन जो आपने वही आउटलाइन जो आपने समराइज की थी इन योर इंट्रोडक्शन, उसी को यहाँ पे भी समराइज करें, बट उसमें इस वे में उसको करें, आपके वर्ड सिलेक्शन ऐसी हो, प्रोवर्ब्स ऐसे हों कि वो डिफरेंट लगे, ठीक है। एक ये वे है। दूसरा, इसका आसान जो तरीका है, या आप कह लो कि जो इसका स्टार्टर है, यानी कि जो बेसिक तरीका है, वो ये है कि यार 60% छोड़ दिया करो समराइज करते हुए। सपोज अगर आपने आउटलाइन में कोई टॉपिक है, कोविड का है, आपने उसको लिखा हुआ है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस इम्पैक्ट्स, हीनोफोबिया हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस तरह जो है ग्लोब में उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स को खुद जानबूझते हुए छोड़ दो समराइज करते हुए और उन्हें कंक्लूजन में समराइज कर दो। अगेन दैट्स नॉट एन आइडियल वे। आइडियल वे तो वही है कि पूरा टॉपिक ही आपने समराइज किया हुआ हो, बट अगेन यू विल डू इट एट द सेकंड पॉइंट, यानी ये आपके दूसरी स्टेज है। कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो टॉपिक भी यानी कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं समराइज करने से। अगेन दैट्स अ मिस्टेक। नंबर 3, कंक्लूजन में लाजमी होता है, अच्छा इस
समराइज करने में सजेशंस भी आएंगी अगर आपने टॉपिक में दी हैं। आई मीन जितनी भी आउटलाइन है यू आर गोइंग टू समराइज इट। देन आपके पास सिल्वर लाइनिंग लाजमी डाला करो यार कंक्लूजन में। आई मीन अगर आप कोई बात कर रहे हो, इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात कर रहे हो, तो आप जब उठो तो एग्जामिनर यानी जब आपकी आखिरी लाइंस को पढ़े तो उसको फील हो कि यार ये बंदा जब ऐसे करके उठाया तो ही वाज इन हिज हाई स्पिरिट्स। ठीक है, अब अगेन वही हाई स्पिरिट्स आपने पीछे ऐसे लिखते हुए सजेशंस में शो कर दी थी, लेकिन इधर भी वर्ड्स का जो इस्तेमाल है वो इस वे में हो कि जी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये होता है जी वे, हम इसको इस वे में कंक्लूड करते हैं। इसकी जो मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया ऐसे कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप देख सकते हैं मेरे पेज पे, वहाँ पे हम लोगों ने इससे पिछले वाला जो पार्ट था वो डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।